Hello everyone, I am Archana Prashar with the MCQ series session for the subject of General Studies. आप लोग जानते होंगे कि संडे को स्कॉस्ट का एक पेपर हुआ था जिसमें जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड थे. उसमें जो जीएस थी वो 25 मार्क्स की थी. हमने सोचा कि वो क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जीएस से. ठीक है, और आपको रेलिवेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं उन पे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. ठीक है, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन फॉर गुजरात टाइटन्स इन IPL 2024. ठीक है, IPL के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, IPL इज इंडियन प्रीमियर लीग. ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग की ये एब्रीवेशन है IPL, आप सबको पता है. ये इंस्टीट्यूट कौन से ईयर में हुआ था? इन द ईयर ऑफ 2008. किसने किया था? BCCI. BCCI किसका एब्रीवेशन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. ये हो गया IPL के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुजरात टाइटन जो एक टीम है IPL की, टोटल टीम्स कितनी है IPL में? 10 टीम्स हैं. ठीक है, उनमें से एक टीम है गुजरात टाइटन जो इंस्टीट्यूट हुई थी इन द ईयर ऑफ 2021. पहला मैच इन्होंने 2022 में खेला था और वो IPL कप जो था वो इन्होंने जीता भी था 2022 में, और 2023 में ये रनर अप टीम रही थी फाइनल में. ठीक है, ओके. तो गुजरात टाइटन जो है उनके 2024 में उनके कैप्टन कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज शुभमन गिल. ठीक है, शुभमन गिल जो हैं वो गुजरात टाइटन के कैप्टन हैं IPL 2024 में. ठीक है, हार्दिक पांड्या ऑप्शन नंबर A, इनको भी देख लेते हैं. ये किसके कैप्टन बने हैं? मुंबई इंडियंस के. ठीक है, ये पिछले 2 साल में यानी 2022 और 2023 में गुजरात टाइटन्स के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या. ठीक है, विराट कोहली पहले RCB के कैप्टन थे, अब नहीं है. रोहित शर्मा पहले मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, अब नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट IPL 2024. गुजरात टाइटन जिनके कैप्टन कौन है? शुभमन गिल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the 2023 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग? ठीक है, बुकर प्राइज क्या होता है? ठीक है, इट इज़, नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक प्राइज है. किसके लिए दिया जाता है? नॉवल के लिए दिया जाता है. और कंडीशन क्या है? कि नॉवल शुड बी इन इंग्लिश ओनली. ठीक है, और इट शुड बी पब्लिश्ड इन यूके और या एंड आयरलैंड. यूके और आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए और लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होनी चाहिए. ऐसी जो है नॉवल को जो जजेस जो हैं वो डिसाइड करते हैं. हर साल जो है बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है. ठीक है, तो इस बार 2023 में जो बुकर प्राइज मिला है वो किसके लिए मिला है? किस नॉवल के लिए? द नॉवल नेम इज प्रॉफिट सॉन्ग. हमने बताना है कि ये नॉवल लिखी किसने है. ठीक है, किसको ये अवार्ड मिला है? तो द आंसर इज B, दैट इज पॉल लिंच. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय. ठीक है, हमें बताना है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप सबको पता है वो किसने, इंडिया ने कितने विकेट से जो है वो हारा था. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उसमें रनर अप टीम्स थी कौन सी. ठीक है, कौन कौन सी 2 टीम्स थी? एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया. ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है. ठीक है, तो इंडिया कितने विकेट से हारी थी? ऑप्शन B, दैट इज 6 विकेट्स. ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कि इंडिया ने अभी तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं. वो हैं 2. द नंबर इज 2. ठीक है, ओके.
और ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते? ऑस्ट्रेलिया इज द टीम विच वॉन द मोस्ट वर्ल्ड कप्स, आईसीसी वर्ल्ड कप्स। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसने कितने जीते अभी तक? 6, लास्ट इन 2023 अभी वाला, ठीक है। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, in recent assembly elections held in Telangana, Indian National Congress won with 64 seats while the second largest number of seats won by। हमें बताना है, अभी अभी आपको पता है तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, ठीक है। इलेक्शंस में ये बोल रहा है कि कांग्रेस ने, देखो कांग्रेस जो वहाँ पे थी वो मेजॉरिटी पार्टी रही, ठीक है। कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस, ठीक है। और कितनी सीट्स मिली उनको? 64, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी रही जिसने सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो लिए, ठीक है। तो वो द आंसर इज डी, दैट इज भारत राष्ट्र समिति। इसको BRS पार्टी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इन्होंने कितनी सीट्स ली? 39, ठीक है। और बीजेपी को वहाँ पे कितनी सीट्स मिली? 8 ओनली, ठीक है। इसी के साथ तेलंगाना साउथ की दूसरी ऐसी स्टेट बन गई जहाँ पे कांग्रेस जो है वो रूल कर रही है, ठीक है। और इंडिया की थर्ड स्टेट बन गई, ठीक है, जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी है। और थर्ड कौन सी है? वो नॉर्थ में है, और वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Asian Games 2023 held in China, India won 107 medals out of these silver medals। हमें बताना है कि जो अभी अभी एशियन गेम्स हुई 2023 में, कहाँ कब हुई? अक्टूबर मंथ में हुई, आप सबको पता है। इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से हमने सिल्वर मेडल्स कितने जीते हैं। सो एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियन गेम्स जो हैं वो सबसे पहले द फर्स्ट एशियन गेम्स इंस्टीट्यूट कब हुई थी? सबसे पहले 1951 में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली, इंडिया में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ठीक है। न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी, ठीक है। इस बार कहाँ पे हो रही है? चाइना में। ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ठीक है। चाइना में हो रही है। और कितनी एशियन गेम्स में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? 45 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, किया उन्होंने, ठीक है। अक्टूबर मंथ में ये हुए, ठीक है, होते हैं। उसके बाद अब हमें कितने मेडल्स मिले? टोटल 107, जिसमें से 28 आपके गोल्ड मेडल्स हैं, 38 आपके सिल्वर मेडल्स हैं, ठीक है। और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से तीनों चीज़ें पता चल गई। तो आंसर विल बी सी, दैट इज 38 सिल्वर मेडल्स हमें इस साल के 2023 एशियन गेम्स में मिले हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द बॉर्डर लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना, ठीक है। बॉर्डर लाइन आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया म्यांमार, ठीक है। ये हमारे नेबर्स हैं। इसी से हमें सारे ये भी समझ में आ गया हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, किन कंट्रीज़ के साथ हम लैंड बाउंड्री या फिर अगर वाटर बाउंड्री की बात करें तो इंडिया श्रीलंका भी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ गए? नेबर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो इनके नाम भी देख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ
लाइन, ठीक है। इंडिया और चाइना को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया नेपाल को काली रिवर है जो डिवाइड करता है, ठीक है। इंडिया भूटान को इंडिया भूटान बॉर्डर ही बोलते हैं उसको, ठीक है, इंडिया भूटान बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं दुरंद लाइन, ठीक है। इंडिया म्यांमार में अराकन माउंटेन्स हैं, अराकन योमा माउंटेन आपने सुना होगा, जो नीचे से पूरा नीचे अंडमान निकोबार तक जाती है हमारे ऊपर नॉर्थ ईस्ट से। अराकन माउंटेन्स जो हैं वो इंडिया म्यांमार को आपस में अलग करती हैं, ठीक है। इंडिया श्रीलंका आप सब जानते हैं, पाक स्ट्रेट एक स्ट्रेट है जो कनेक्ट भी करती है और अलग भी करती है इंडिया और श्रीलंका को। इट इज़ ऑन द वाटर बॉडी, ठीक है। स्ट्रेट आपको पता है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से सब क्लियर हो ही गया। तो आंसर भी आपको मिल गया कि इंडिया और चाइना की बीच में जो लाइन है जो अलग करती है इन दोनों कंट्रीज़ को, वो कौन सी है? मैकमोहन लाइन, ठीक है। बेसिकली एक पैक्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1914। देखो एक शिमला अकॉर्ड दो हुए थे, शिमला अकॉर्ड या शिमला एग्रीमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है। एक हुआ था 1914 में और एक हुआ था 1972 में, ठीक है। तो 1914 में जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स के बीच में और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे एक, उनके तिब्बत से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक ब्रिटिश की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उन दोनों के बीच में ये अकॉर्ड हुआ था इन द ईयर ऑफ 1914। और 1972 तो आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थे बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। तो ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की देखी गई थी और उसमें क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था इंडिया और चाइना को आपस में, ठीक है। बीच में एक लाइन जो थी वो ड्रॉ की गई थी जिसको मैकमोहन लाइन कहा गया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेटर नाउन एज ग्रेट सर्कल इज, हमें बताना है कि इक्वेटर, आप सबने सुना है इक्वेटर, ठीक है। बेसिकली दिस इज योर ग्लोब, हाउ योर ग्लोब लुक्स, ऐसा, ठीक है। ये होता है आपका लैटिट्यूड, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब किसी एक लैटिट्यूड को 0 डिग्री डिक्लेयर किया गया है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो क्या है, जो बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और आपका 23 डिग्री नॉर्थ जो है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपका जो 23 अब देखो 0 है तो इससे नीचे हम जो भी डिग्री होगी साथ में साउथ लगेगा, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, वैसे ही ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, अप टू 90। सो 23 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और प्राइम मेरिडियन आपको पता है क्या करता है, ये 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जैसे ये 0 डिग्री नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, वैसे ये 0 डिग्री
ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। यहाँ से और भी देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब इसको देख ही रहे हैं तो आपने देखा कि ये मैंने बताया एक लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब देखो इससे क्या है कि अर्थ को जो है 360 डिग्री में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, 360 डिग्री में डिवाइड किया गया, आपको पता है अर्थ इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 360 डिग्री और 1 घंटे में कितने मिनट, और ये क्या करता है 24 आवर्स में अपना पूरी रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है। ऐसा ही है अर्थ एक दिन में यानी 24 घंटों में एक अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। सो अगर उसको पूरी अर्थ को हमने डिग्रीज में अगर जब कन्वर्ट किया तो हमने बोला टोटल 360 डिग्री है, तो 360 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। इसका मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री जो है अर्थ रिवॉल्व करती है। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, आप सबको पता है। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में वो 15 डिग्री करती है तो ठीक है, अगर 1 घंटे में अगर 60 मिनट जो है होते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री करती है, रोटेट कितनी डिग्री करती है, 15 डिग्री। तो इसका मतलब ठीक है 60 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, मतलब अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 घंटे में वो 15 डिग्री जो है वो रोटेट करती है, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इससे हमें क्या पता चला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है। इसका मतलब जितनी डिग्री, अब जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे आप जितनी डिग्री ऊपर जाओगे टाइम आपका वैसे ही इंक्रीज करेगा। प्राइम मेरिडियन को क्यों बनाया गया, प्राइम मेरिडियन को इसीलिए बनाया गया ताकि आप टाइम कैलकुलेट कर सको और आपको आइडिया हो कि आप एग्जैक्टली आपकी लोकेशन हम जो है वो डिटरमाइन कर सकें। अब ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक है, तो आपकी लोकेशन जितनी डिग्री ईस्टर्न होगी, या यहाँ पे क्या होता है टाइम जो है वो बढ़ता है और यहाँ पे क्या होता है कम होता है। जैसे हम ऑलमोस्ट इंडिया जो है, इंडिया और यहाँ लंदन, ये ग्रीनविच में आप ये भी पता चल जाएगा आपको, ग्रीनविच में जो है आपका प्राइम मेरिडियन है, लंदन में है ये। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया का टाइम जो है वो कितना अहेड है, कितना आगे है, 5 और 30 मिनट्स। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, थ्रू दिस कैलकुलेशन ओनली, जो मैंने आपको पूरा समझाया। ठीक है, कि एक जितनी डिग्री हम आगे होंगे जितने पीछे होंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको बताया मैंने कि कैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स है। इस हिसाब से हम किसी भी लोकेशन का टाइम जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या है, द आंसर इज ए, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। आपको मैंने बताया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये ग्लोब आपने देखा तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is India's first e-governed state? E-governed से आप क्या समझते हो, e-governed मतलब जहाँ पे e-governed का मतलब है कि आपकी वहाँ पे इंटरनेट, you can access the government through internet, you can access the government facilities through internet, that is e-governance। आपको गवर्नेंस जो है आपके मोबाइल पे आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को देख सकते हो, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फुल्ली जो है ई गवर्न स्टेट, फुल्ली मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको आपके फ़ोन पे अवेलेबल कराई गई। ठीक है, आप सारी इंफॉर्मेशन सारी जो है, आप जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज जाना पड़ता था चीज़ें मतलब करवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अब आप वो फ़ोन पे भी
कर सकते हो। सो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस, ठीक है। तो पहली फुली ई गवर्न स्टेट कौन सी है? इज इट तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? सो द करेक्ट आंसर इज, आप सब जानते हो, इज केरला, ठीक है। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट हु इज़ कम्प्लीटली ई गवर्न, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट एक्सेस को सिटीजन राइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। सिटीजन्स राइट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी इज लोकेटेड इन, ठीक है। आप सबने सुना होगा हम्पी के बारे में, ये कहाँ पे है? सबसे पहले हम्पी इज इन कर्नाटका, ठीक है। हम्पी इज इन कर्नाटका। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में ये है, और विजयनगर नाम सुनते ही आप, जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है उनको अपने आप समझ में आ जाएगा विजयनगर नाम सुन के कि यहाँ पे विजयनगर एम्पायर ने जो है वो रूल किया था, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी, ठीक है, वो क्या थी? हम्पी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे विरूपक्षा टेम्पल, आप सबने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। विट्ठल टेम्पल, ठीक है। उसके बाद महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है। और मोनेस्ट्रीज हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलीजियस साइट्स तो है ही, बहुत सारी एंशंट मोनूमेंट्स का ग्रुप है यहाँ पे। तो हम्पी काफ़ी ज़्यादा फेमस फॉर इट, ठीक है। तो हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी थी, और विजयनगर एम्पायर के एक बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका नाम था कृष्णदेवराया, इन्होंने और इनके प्रीडिसेसर्स ने ये सारी मोनूमेंट्स जो हैं वो बनाई हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ कि अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हम्पी जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, ये सब जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है हम्पी, ठीक है। अब हमने बताना है कि एग्जैक्टली कहाँ है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। द ऑप्शन इज बी, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कश्मीर, महाराजा रंजीत सिंह अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ कश्मीर, ठीक है। आपको पता है कि जब रंजीत सिंह को ने कश्मीर एक्वायर किया था, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सिख आर्मी भेजी थी वहाँ पे, ठीक है। सिख आर्मी भेजी थी और उन्होंने क्या किया था, एक गवर्नर अपॉइंट किया था वहाँ पे, ठीक है। कश्मीर को टेक ओवर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो गवर्नर अपॉइंट किया था वो कौन थे? द आंसर इज सी, दैट इज दीवान मोतीराम, ठीक है। सो द आंसर इज सी, दैट इज दीवान मोतीराम। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे रंजीत सिंह ने जब एक्वायर किया था JNK को, कश्मीर को, तो तब उन्होंने वहाँ पे जो सूबेदार अपॉइंट किए थे वो कौन थे? दीवान मोतीराम, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इज इट 1901 to 1921, 1921 to 1951, या फिर 1951 to 1981, या फिर 1981 to 2001, ठीक है। सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1951 और से लेके 1981 तक का जो पीरियड है, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो पूछा गया है वर्ल्ड का नहीं है, इज इट स्पेसिफिकली टू इंडिया। तो यहाँ पे ये इसको फेज थर्ड भी बोलते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें सो इट इज़ फेज थर्ड, लेकिन इंडिया में बात करें तो ये वो फेज था जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन हुआ था मतलब मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ था, और इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट तब हाई हुआ था। द फर्टिलिटी रेट वॉज सो हाई that this phase is
कंसीडर टू बी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कस्टमर सर्विस टोल फ्री नंबर फॉर आधार इज. देखो आपको पता है टोल फ्री नंबर्स होते हैं, ठीक है, फायर को लेके, पुलिस को लेके, ठीक है. चलो वो भी देख लेते हैं इसी के साथ. 100, 101, 102 ये थोड़े फेमस रहते हैं. तो 100 आपको पता है ये पुलिस के लिए है, ठीक है. 101 फायर के लिए है, आग लग जाती है तब इमरजेंसी नंबर है ये उसके लिए, ठीक है. 102 जो है आपका एम्बुलेंस के लिए है, कोई भी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, ठीक है. तो आधार के लिए आपका टोल फ्री नंबर क्या है? ऑप्शन इज डी, दैट इज 1947 इज द टोल फ्री नंबर फॉर आधार. ठीक है, ओके. तो 121 आपको पता है ये क्या है, दिस इज़ फॉर एयरटेल टोल फ्री नंबर, एयरटेल के लिए है ये. तो बाकी 101 मैंने आपको बता दिया फॉर फायर, ठीक है. 100 फॉर पुलिस एंड 102 फॉर एम्बुलेंस. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. हमें बताना है इनमें से कौन थे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ पे थ्योरी लिखी थी, ऐसी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया था. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज माल्थस. ठीक है, माल्थस जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, इसीलिए ये एक ब्रिटिशर थे. तो ये बुक किसके लिए, किसको डेडिकेटेड है? माल्थस को. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज माल्थस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. ठीक है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. आपको पता है पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था 1947 में, सबको पता है. ठीक है, इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, सबको पता है. ठीक है, तो हमें बताना है कि उस टाइम जो थे हमारे गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे. तो ये आप सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन. इन्होंने ही पार्टीशन प्लान जो है वो डिज़ाइन किया था. इन्होंने ही बॉर्डर कमीशन ऑफ इंडिया जो है, बॉर्डर कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, और उसके इस बॉर्डर कमीशन का हेड किसको बनाया था? सर साइरिल रेडक्लिफ को. ठीक है, इसी के नाम से जो है आपका इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, क्योंकि तब बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. ठीक है, बांग्लादेश तो बाद में आपको पता है कि इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान से, इंडिया ने हेल्प किया था उसको इंडिपेंडेंट होने में. सो बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान था जो आज पाकिस्तान है. ठीक है, सो दोनों की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ ने ही ड्रॉ किया था, इसलिए उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं. हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा. ठीक है, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं और समझ भी आ रही हैं और आप याद भी रखोगे. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. देखो लॉर्ड मायो, इनके बारे में ख़ास बात क्या है? इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इनको इंडिया में असैसिनेट किया गया था. ठीक है, इनको मार दिया गया था. कहाँ पे मार दिया गया था? अंडमान और निकोबार आइलैंड में. बेसिकली इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये भी आपको पता चल गया. यहाँ पे इनको असैसिनेट किया गया था. आई थिंक द मर्डरर वॉज शेर सिंह. I will check it, but he was assassinated in India in the Port Blair. ठीक है, he was the Governor General of India at that time. ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप सब जानते हैं. he was a very famous personality क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो बनाई थी. अब रेलवे लाइन कब बनी थी हमारी? 1853 में कंप्लीट हुई थी. सबसे पहली ट्रेन
कहाँ से कहाँ चली थी इंडिया में? पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो चली थी मुंबई टू थाने इन द ईयर ऑफ 1953, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कौन हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या खास बात है सबसे। ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इन्होंने पहली बार इंडिया में वाइट्स के लिए सिविल सर्विसेज का जो ओपन कंपटीशन है वो लाया था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज। देखो सलाइन वाटर लेक मतलब नमकीन पानी, मतलब कि वो कहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे या फिर ड्राई रीजन होगा या फिर समुंदर के साथ होगा। सो आपको पता है ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में आप सब जानते हो, इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भाई ये सलाइन कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं, है ना। उसके बाद वेम्बनाड लेक, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की भी है शायद। वेम्बनाड लेक क्या है? वेम्बनाड लेक सबसे पहले है कहाँ पे? वुलर लेक तो आप सबको पता है ना भाई, कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में भी। उसके बाद वेम्बनाड लेक जो है वो कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। इट इज़ अ बैक वाटर लेक। बैक वाटर मतलब यहाँ पे समुद्र का पानी पीछे आके उस लेक में पड़ता है, तो बैक वाटर लेक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिलिका लेक, तो आपको ये बता दूं कि इंडिया की सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक जो है ये चिलिका लेक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चिलिका लेक। कहाँ पे है ये देख लो, इट इज़ इन ओडिशा, ठीक है। नाउ हाफलॉन्ग लेक, हाफलॉन्ग लेक जो है आपकी, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, नो इट इज़ इन असम, ठीक है, यस। हाफलॉन्ग लेक जो है वो कहाँ पे है? असम में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक। तो आपको समझ में आ गया, आपकी यहाँ पे सलाइन वाटर लेक एक ही है और ये इंडिया की सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो है आपकी यहाँ पे ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी बिल्कुल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है। कावेरी इज ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। गोदावरी को साउथ की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस। कावेरी भी ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद शारदा, शारदा इज ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये तो आपको पता है गोदावरी और कावेरी दोनों साउथ में हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। शारदा रिवर कहाँ है आपको सोच के लग रहा होगा, इसका नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा। काली रिवर मैंने आपको जब इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ का बॉर्डर समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया और नेपाल को जो डिवाइड करता है दो अलग नेशंस में, वो क्या करता है, वो काली रिवर करती है, ठीक है। काली रिवर एग्जैक्टली जो है इंडिया और नेपाल के बीच से बहती है, ठीक है। काली रिवर को इट इज़ ऑल्सो नॉन एज महाकाली रिवर, ठीक है, और इसी को इट इज़ ऑल्सो नॉन एज शारदा रिवर, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको पता चल गया ईस्ट फ्लोइंग है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। तो हमारे पास आंसर है डी, दैट इज़ लूनी। लूनी इज़ द रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो वेस्ट की तरफ जो है वो बहती है, एंड इट इज़ इन गुजरात, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। अब देखो तीन तरह की मेनली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, राबी क्रॉप्स, और बीच में इनके होती है जैद क्रॉप्स, ठीक है।
मेनली 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। खारिफ क्रॉप होती है आपकी, इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, ये मॉनसून वाटर पे डिपेंड होती हैं, ठीक है, मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ये अब जब मैंने आपको ये चीज़ बताई तो आपको इसका कल्टीवेशन का टाइम और हार्वेस्टिंग का टाइम अपने आप ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। मई जून इनका कल्टीवेशन टाइम होता है और सितंबर अक्टूबर इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, ठीक है। राबी क्रॉप सिमिलरली इनका कल्टीवेशन टाइम जो है वो सितंबर अक्टूबर होता है, ठीक है, और इनका हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो मार्च अप्रैल होता है। और जैद क्रॉप जो है वो इनके बीच में होती है, फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। अब देखते हैं मस्टर्ड जो है वो आपकी है राबी क्रॉप, ठीक है। मस्टर्ड इज़ अ राबी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद राइस जो है आपकी ये खरीफ क्रॉप है। मिलेट्स भी आपका खरीफ क्रॉप है, ये दोनों आपकी आगे खरीफ क्रॉप, मस्टर्ड है आपकी राबी क्रॉप, ठीक है। सोयाबीन भी है जो आपकी, ये भी आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप। तो हमें बताना था कि इनमें से राबी क्रॉप कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज मस्टर्ड, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बताना है, ठीक है। तो असम जो है, असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, ठीक है, ये भी पता चल गया। तो कॉफ़ी नहीं है। कर्नाटका किसकी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक तो मेज, ठीक है, और दूसरा कॉफ़ी, ठीक। सो आपको आंसर तो मिल ही गया यहाँ से, कर्नाटका इज द आंसर। तो तमिलनाडु जो है वो एज सच किसी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं है, ठीक है, फिर भी बोलते हैं कि बनानास और कोकोनट्स, ठीक है। ओके, सो आसाम का भी पता चल गया, कर्नाटका का भी, तमिलनाडु में भी बनानास और कोकोनट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। और आपका कर्नाटका जो है वो कॉफ़ी का भी और मेज़ का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमसागर एक्सप्रेस, अ वीकली इंडियन ट्रेन इज नाउ रिप्लेस बाय, इनमें से कौन सी ट्रेन ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हिमसागर के बारे में। देखो आपकी जो हिमसागर एक्सप्रेस है, सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती थी, थोड़ी देर पहले सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली ट्रेन थी हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ से करती थी ये, कन्याकुमारी टू जम्मू तवी, कटरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया, इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस अब त्रिवेंद्रमपुरम से, वो कहाँ पे, आप सबको पता ही किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की, ठीक है। त्रिवेंद्रमपुरम से जो है शीहल की तरफ जाती है, ठीक है। तो पहले क्या थी, हिमसागर जो थी वो आपकी क्या थी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली ट्रेन थी। अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया है, ए, विवेक एक्सप्रेस ने, ठीक है। अब ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है इंडिया में ये ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। और आपकी दूसरी जो थी, ये जो है पहले ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती थी हिमसागर, अब ये थर्ड लॉन्गेस्ट हो गई है, ठीक है, सेकंड भी नहीं, अब ये सीधा थर्ड लॉन्गेस्ट हो गई है। और जो सेकंड वन है वो ट्रैवल करती है आपका कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ इज इन आसाम,
ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। और अब हिमसागर को किसने, पहले हिमसागर सबसे ज़्यादा थी, अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया, विवेक एक्सप्रेस ने। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ दिसंबर, 23rd ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च या फिर 24th ऑफ दिसंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 23rd ऑफ दिसंबर। ठीक है, दिख नहीं रहा ये, ठीक है, 23rd ऑफ दिसंबर जो है आपका फार्मर्स डे है, सेलिब्रेट होता है, इसको किसान दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, और क्यों, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट होता है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हमारा किसान दिवस या फिर फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कौन थे, हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने एक्चुअली फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी सारे लॉज लाए थे, काफ़ी एम्फेसिस किया था फार्मर्स की कंडीशंस पे, इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑन 23rd ऑफ दिसंबर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट राज तरंगिनी, द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ JNK। ठीक है, राज तरंगिनी बेसिकली, राज तरंगिनी एक बहुत ही फेमस हमारी बुक है, स्पेशली JNK की। ये किसने लिखी है, सबसे पहले इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, और ये लिखी है कल्हाना ने। द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ कल्हाना। ओके, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से याद भी रहेंगी और समझ भी आ रही हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, रंजीत सागर डैम जो है इनमें से कौन से रिवर पे बना है। ठीक है, इज इट चिनाब, इज इट रावी, इज इट झेलम या फिर इंडस। ठीक है, तो आपको बताना है द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज रावी। और ये बना कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, तो रंजीत सागर डैम जो है ये किस रिवर पे बना है, रावी पे, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, पंजाब में। बेसिकली पंजाब में भी JNK और पंजाब का जो बॉर्डर है उस पे ये बना है। ठीक है, सो इट इज ऑन रिवर रावी। ठीक है, moving on to the next question. The construction of Raghunath temple in Jammu was started by which of the following rulers in the history of Jammu and Kashmir? तो रघुनाथ टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है जम्मू में, तो हमें बताना है कि इनमें से किस रूलर ने जो है वो बनवाया था। इज इट प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह और गुलाब सिंह। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह और इनके बेटे थे रणबीर सिंह, इन दोनों ने जो है ये टेम्पल बनाया था, जो जम्मू का सबसे फेमस टेम्पल है, दैट इज रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, ओके ओके, गुलाब सिंह के बारे में हम पिछले जो हैं सेशंस में काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The instrument of accession is a legal document executed by Maharaja Hari Singh to accede to the dominion of India. It was signed on, हमें ये बताना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, ठीक है, जो महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुआ था, ये कौन सी डेट पे हुआ था। ठीक है, 26 अगस्त 1947 या फिर 12 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947 या फिर 29 जुलाई 1947। ठीक है, सो आंसर इज क्वाइट सिंपल, आप सबने काफ़ी बार पढ़ा होगा। द ऑप्शन इज सी, दैट इज 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, तो इस डेट पे क्या हुआ था, हरि सिंह और
नेहरू जी के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें हमने JNK को इंडियन डोमिनेंस जो है JNK पे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। हमने बोला था JNK गॉट इंक्लूडेड, इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं इस एग्रीमेंट को, ठीक है। एंड इट वॉज साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लार्जली ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर UT। देखो जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग रहते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि यहाँ पे ज्वार काफ़ी ज़्यादा कम, ब्लैक पेपर तो होता ही नहीं है, ठीक है। शुगर केन भी बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं होता, दिस सॉइल इज़ नॉट दैट मच सुटेबल फॉर शुगर केन, ठीक है। सो द आंसर इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ मेज़, हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है। राइस, कश्मीर का तो स्टेपल फूड ही राइस है, ठीक है। तो वीट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D, दैट इज़ मेज़, राइस एंड वीट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई और आपको याद करना भी इस तरह से आसान रहेगा, ठीक है। सो ओके, we have reached the end of this session, so I hope you have liked this and you have got a lot of information from this session. Thank you so much.